एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों इस लेक्चर में हम लॉर्ड डलहौजी के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। लॉर्ड डलहौजी के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों प्रीवियस लेक्चर्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं और वहां जाके सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से सारे गवर्नर जनरल और सारा मॉडर्न हिस्ट्री मैंने कंप्लीट कराया। आइए शुरू करेंगे। तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के बारे में आपको बता दूं, लॉर्ड डलहौजी भारत में ब्रिटिश राज्य का गवर्नर जनरल था। ये 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक के गवर्नर जनरल रहा है। दोस्तों इसका प्रशासन चलाने का तरीका साम्राज्यवाद से प्रेरित था। दोस्तों इसके जो प्रशासन चलाने का जो तरीका था वो साम्राज्यवाद से प्रेरित था। उसके काल में राज्य विस्तार पर काम करने, यानी इसने अपने काल में राज्य विस्तार का काम अपने चरम पर रखा था। राज्य विस्तार का काम इसने अपने चरम पर रखा था। दोस्तों राज्य विस्तार में ज्यादा ध्यान दिया इसने, दोस्तों, है ना, ज्यादा ध्यान दिया। दोस्तों इसीलिए राज्य विस्तार बढ़ाने के लिए इसने, और इसे ही दोस्तों, इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही जिन्हें मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। मॉडर्न इंडिया का मेकर बोलते हैं इसको, है ना, मेकर, मॉडर्न इंडिया का मेकर यानी मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। ये पता होना अपने को, है ना, ये पता होना। ये सबसे ज्यादा जाना जाता है दोस्तों, सबसे ज्यादा जाना जाता है ये वाला जो अभी आगे पढ़ेंगे अपन, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के लिए जाना जाता है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा जाना जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के लिए लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों इसने सबसे पहले क्या किया, रिफॉर्म भी इंट्रोड्यूस्ड किया। दोस्तों इसने ज्यादातर रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस्ड किया और ये एक ऐसा गवर्नर जनरल था जो कम उम्र का था, यानी यंगेस्ट गवर्नर जनरल बोल सकते हैं इसको। काफी कम उम्र में गवर्नर जनरल बनाया गया था इसको, तो ये यंगेस्ट गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी सबसे पहले इसने क्या काम किया, सबसे पहले इसका काम किया इसने कब्जा करना, एरिया को बढ़ाना, अपने साम्राज्य को बढ़ाने का काम इसने किया, है ना। सबसे पहला काम इसका अपने एरिया को बढ़ाना ही था। दोस्तों अपने एरिया को बढ़ाना, है ना, सबसे पहले काम था इसका कब्जा करना, अपने क्षेत्र का विस्तार करना, एरिया को बढ़ाना। अब क्षेत्र का विस्तार दो तरीके से हो सकता है दोस्तों। एक तो युद्ध करके वो क्षेत्र को अपन जीतो जब अपने उद्धार होएगा, और दूसरा उद्धार हो सकता था, दूसरा उद्धार कोई उसके ऊपर कोई आरोप लगा के, देखो यहाँ भाई पढ़ेंगे, कोई आरोप लगा के उसके ऊपर से कोई संधि करके या कुछ करके उसके, देखो यहाँ पे ये किया था, आरोप लगाकर कुछ करके या कोई बहाना या कोई स्कीम निकाल के वो क्षेत्र को अपने अंडर कर लो, ये काम था, है ना। तो पहला काम था युद्ध वाला, तो देखो यहाँ पे हुआ था। इसी के टाइम पे द्वितीय अंगल सिख युद्ध हुआ था। दोस्तों इसी के टाइम पे द्वितीय अंगल सिख युद्ध हुआ था। द्वितीय अंगल सिख युद्ध 1848 से लेके 49 यानी एक साल तक चला, है ना। पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो गया इस युद्ध के बाद। पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो गया कब, 29 मार्च 1849 को विलय हो गया। 29 मार्च 1849 को विलय हो गया पंजाब का। जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था। दोस्तों तो देखो जब सिख राज्य का विलय हुआ तो सिख राज्य के पास ही था आखिरी टाइम पे वो हीरा, है ना। तो जब वाला एरिया इनके पास चले गया तो वो जो हीरा था कोहिनूर हीरा, वो भी इनके हाथ लग गया और वो हीरा फिर इसने महारानी विक्टोरिया को भेज दिया। दोस्तों महारानी विक्टोरिया को भेज दिया। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए थे। प्रथम युद्ध का नाम था रामनगर का युद्ध। ये 16 नवंबर 1848 को हुआ था, है ना, जो अनिर्णित था। दोस्तों अनिर्णित का मतलब अपन बोल सकते हैं यानी अनिर्णित यानी कोई निर्णय नहीं बन पाया था इसका कोई निर्णय नहीं बन पाया था। क्या निर्णय अपन रखे, तो इसका कोई निर्णय नहीं बन पाया था ना, कोई निर्णय नहीं बन पाया था। दूसरा युद्ध था जिसका नाम था चिलिया वाला का युद्ध। ये 13 जनवरी 1849 को हुआ था। दोस्तों ये भी अनिर्णित था, ये युद्ध भी अनिर्णित था। तीसरा युद्ध था गुजरात में हुआ था, चिनाब नदी के किनारे, है ना, चिनाब नदी के किनारे हुआ था, नामक स्थान पर हुआ था। ये 12 मार्च 1849 को हुआ था। दोस्तों 12 मार्च 1849 को हुआ था, जिसमें सिख बुरी तरह पराजित हुए थे। तो आंग्ल सिख युद्ध समझ में आया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध इसी के टाइम पे हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, और इसमें सिख बुरी तरह पराजित हुए थे। और पंजाब का प्रसिद्ध
यानी पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो गया था। पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो गया था तो विस्तार बढ़ गया था, वो क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आ गए थे, सब क्षेत्र है ना, पंजाब के अंतर्गत जो भी क्षेत्र थे। उसके बाद क्या होता है देखो दोस्तों, इसी के टाइम पे द्वितीय अंग्ल बर्मा युद्ध भी होता है। अंग्ल बर्मा युद्ध भी होता है दोस्तों। अंग्ल का मतलब यहाँ अंग्रेज से और बर्मा का मतलब बर्मा के लोगों के साथ हुआ था। तो अंग्ल बर्मा युद्ध भी इसी के टाइम पे होता है 1852 में, 1852 में। और वो जो युद्ध है दोस्तों, वो युद्ध अंग्रेज जीत जाते हैं। अंग्ल बर्मा युद्ध जो है उसमें अंग्रेजों की जीत होती है। अंग्ल बर्मा के साथ युद्ध होता है, उसमें अंग्ल बर्मा की जीत होती है, यानी अंग्रेजों की जीत होती है दोस्तों। अब जब अंग्रेजों की जीत होती है तो लोअर बर्मा का क्षेत्र है एवं पीगू, लोअर और पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। लोअर और पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। तो मैंने बताया ना, इसने सबसे पहले क्या काम किया, कब्जा करना या फिर क्षेत्र का विस्तार करना किया। तो इसने सिख वाला एरिया को ले लिया, इधर साइड बर्मा वाला क्षेत्र भी इसके अधीन हो गया, है ना। द्वितीय अंग्ल बर्मा युद्ध इसने जीता और जीतने के बाद लोअर और पीगू अंग्रेजी राज्य में मिल गए दोस्तों। लोअर और पीगू अंग्रेजी राज्य में मिल गए दोस्तों, ये याद रखना है अपने को, ये है ना, ये पूछा जाता है इसलिए याद रखना है। उसके बाद डलहौजी ने क्या काम किया, डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टर, देखो सिक्किम के यानी डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर, मैंने बताया ना, एक तो युद्ध करके जीतता था और जो एरिया को नहीं जीत पा रहा है या शांति बनी हुई है तो वहां कोई ना कोई स्कीम लगा के, आरोप लगा के, है ना, तो दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर, है ना, दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर 1850 में उस पर भी अधिकार कर लिया, सिक्किम पर भी अधिकार कर लिया, सिक्किम तरफ के क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया इसने, है ना। तो वही उसके कारण, आरोप लगाने के कारण हुआ होगा और उसने अधिकार कर लिया। तो डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर 1805 पर उस पर भी अधिकार कर लिया। समझ में आया, उस पर भी इसने अधिकार कर लिया। ऐसा करके इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, यानी एरिया को बढ़ाया, एरिया बढ़ाने का काम किया इसने, तो बड़ा एरिया बन गया था दोस्तों। तो ये समझ में आया। 1852 में एक इनाम नहीं है, इनाम ही तो है, इनाम कमीशन की स्थापना की गई थी। इनाम कमीशन की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य भूमि कर राहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। भूमि यानी क्या था, इसका मकसद भूमि कर राहित जागीरों का पता करके उनको भूमि छीनना था। तो हम बोल सकते हैं डायरेक्ट इनाम आयोग की स्थापना 1852 में की गई थी। इसकी स्थापना लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। इस आयोग का मकसद उन जमीन पर नियंत्रित करना था जिन पर राजस्व का भुगतान नहीं किया जा रहा था, उस आयोग के जरिए कर मुक्त जमीन का पता लगाया गया और उन्हें जब्त कर लिया गया था। ये एक ऐसा आयोग बनाया था और आयोग के थ्रू भी ये कई जमीनों को जब्त कर रहा था जिसके पास पट्टा पावती नहीं है ना, जिसके पास पट्टा पावती नहीं है, जमीन पर जिसका नियंत्रण नहीं है, उसको भी जब्त करके सरकारी जमीन बना दी गई थी दोस्तों, है ना, सरकारी जमीन बना दी गई थी। उसके बाद ये अगला काम क्या करता है, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है इसका और सबसे ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों। डलहौजी का शासनकाल उसके तो समझ में आया दोस्तों, डलहौजी के शासनकाल के काल में उसके व्यापगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स के कारण अधिक याद किया जाता है इसको, है ना। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स किसने लाया था, तो डलहौजी ने लाया था, याद रखना है। तो ये सिद्धांत क्या था, सरल भाषा में पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सरल शब्दों में कहा जाए तो इसके अनुसार एडॉप्ट सन, जैसे किसी ने कोई लड़के को एडॉप्ट कर लिया, एडॉप्ट सन यानी कि गोद लिया हुआ बेटा, एडॉप्ट सन यानी कि गोद लिया हुआ बेटा प्रॉपर्टी का तो मालिक हो सकता है, किसी की प्रॉपर्टी यानी जिसने भी गोद लिया उसकी प्रॉपर्टी का तो मालिक हो सकता है, लेकिन स्टेट का नहीं हो सकता, उसका स्टेट उसका नहीं होगा। प्रॉपर्टी का मालिक हो सकता है लेकिन स्टेट का नहीं। यह पावर गवर्नमेंट की हो जाती थी दोस्तों, है ना। यह पावर गवर्नमेंट का हो जाती थी, गवर्नमेंट की हो जाती थी। समझ में आ गया, जो स्टेट की पावर है वो गवर्नमेंट की हो जाती थी, है ना। सन को दिया जाए या नहीं उसका
फैसला भी गवर्नमेंट ही करती थी। लड़के को दिया जाए या नहीं उसका फैसला भी गवर्नमेंट ही करती थी। गवर्नमेंट करती थी कि उस जमीन को हड़पना है कि उसके लड़के को दिया जाना है, ये फैसला गवर्नमेंट ही करती थी। तो फिर से सुनिए शॉर्टकट तरीके से, डॉक्ट्रिन ऑफ लेक्स क्या था, तो इसके अनुसार एडॉप्ट सन यानी कि गोद लिया हुआ बेटा प्रॉपर्टी का तो मालिक हो सकता है लेकिन स्टेट का नहीं हो सकता। यह पावर गवर्नमेंट को होती थी कि वो प्रॉपर्टी लड़के को देना है या हड़प लिया जाए, है ना, ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की होती थी। तो वही मैंने सरल शब्दों में बताने की कोशिश किया, है ना। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय क्षेत्र में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अपनाई गई एक नीति थी दोस्तों, ये अपनाई गई एक नीति थी। इस नीति के तहत अगर किसी भारतीय शासक के पास कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उस शासक की भूमि को ब्रिटिश सरकार अपने अधीन कर लेती थी। इस नीति के बारे में यहीं पे यही लिखा हुआ है, ये लॉर्ड डलहौजी ने लाया था, है ना, लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। इस नीति के तहत अंग्रेज साम्राज्य में विलय किए गए राज्यों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। तो कौन से राज्य विलय हुए थे, तो सर्वप्रथम सतारा हुआ था, याद रखना है, सतारा हुआ था 1848 में। उसके बाद जैतपुर, बुंदेलखंड का जैतपुर हुआ था। फिर संबलपुर हुआ उड़ीसा का 1849 में। उसके बाद बाघाट हुआ हिमाचल प्रदेश का 1850 में। फिर उदयपुर होता है मध्य प्रदेश का उदयपुर, है ना, ये 1852 में। झांसी हुआ दोस्तों, झांसी 1853 में। और नागपुर होता है 1854 में। ये सब डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के तहत विलय हो गए थे दोस्तों, विलय हो गए थे, ये याद रखना है ना, विलय हो गए थे। और उसके बाद क्या होता है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेक्स के तहत विलय नहीं हो रहे थे तो वो कोई ना कोई आरोप लगा के, वो दूसरे जो राज्य विलय नहीं हो रहे तो आरोप या कोई स्कीम बना के उसको भी अपने अंडर ले लेता था ये। तो 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर, अवध को कुशासन का मतलब कि तुम ढंग से नहीं चला रहे हो अपना स्टेट, तुम क्या चला रहे हो, तुम्हारे स्टेट की हालत कैसी है ना, इसकी खाने की दिक्कत है, इसकी दिक्कत है, उसकी दिक्कत है, तुम ढंग से संचालन नहीं कर पा रहे हो, तो तुम ढंग से शासित नहीं कर पा रहे हो। ये सब आरोप लगा के उसको भी पद से हटा दिया इसने। कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था अवध को। कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था अवध को। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। उस समय अवध का नवाब कौन था, वाजिद अली शाह था दोस्तों। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। और ये एक क्वेश्चन आते रहता है कभी कभी, तो इंपॉर्टेंट है। 8वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक शहादत खां था, ये याद रखना है। 8वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, उसका नाम था शहादत खां। शहादत खां याद रखना है, शहादत खां। नेक्स्ट फैक्ट है 1856 यानी 1856 में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया था। कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया था और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया था दोस्तों। तो इसने अपने क्षेत्र का विस्तार किया था। विस्तार करने के साथ साथ इसने तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ स्थापित कर दिया, क्योंकि उधर साइड भी इनका क्षेत्र फैल चुका था। और तोपखाने का मुख्यालय वो कलकत्ता, है ना, कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया था, ट्रांसफर कर दिया था। और सेना का मुख्यालय शिमला बनाया था। सेना का मुख्यालय शिमला बनाया था, याद रखना है ना, याद रखना है, पूछा जाता रहता है। उसके बाद इसने शिक्षा संबंधित सुधार भी किया दोस्तों। इसने डलहौजी ने 1854 में वुड डिस्पैच को लागू किया दोस्तों। वुड डिस्पैच को लागू किया, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है वुड डिस्पैच को लागू किसने किया था। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, वुड डिस्पैच क्या था। तो वुड डिस्पैच भारत के लिए शिक्षा प्रणाली से जुड़ा एक नीति पत्र था दोस्तों। भारत के लिए शिक्षा प्रणाली से जुड़ा एक नीति पत्र था, जिसे साल 1854 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष जिसका नाम था सर चार्ल्स वुड, है ना, इसी का नाम था, अध्यक्ष था ये, इसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड ने भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को भेजा था। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को भेजा था। इस दस्तावेज को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है दोस्तों, है ना, इसको बोला जाता है, याद रखना है। वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। वुड डिस्पैच से जुड़ी हुई बातें बताऊं मैं आपको, तो भारत में शिक्षा के प्रसार की पहली व्यापक योजना पेश की थी, है ना। भारत में शिक्षा के प्रसार की पहली व्यापक योजना पेश की गई थी। इसमें शिक्षा के प्रसार की जिम्मेदारी भारत सरकार को दी गई थी दोस्तों, है ना, भारत सरकार को दी गई थी।
और इसके अनुसार प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाएगा, ये कहा गया था। जो प्राथमिक शिक्षा होती है दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाएगा और माध्यमिक शिक्षा के लिए एंग्लो वर्निकुलर भाषा, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एंग्लो वर्निकुलर भाषा, यहाँ लिखा है क्या? हाँ, ये लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है एंग्लो वर्निकुलर भाषा, है ना। तो हम बोल सकते हैं प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय भाषा और माध्यमिक शिक्षा के लिए एंग्लो वर्निकुलर भाषा और उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा का सुझाव दिया था इसने, उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा का सुझाव दिया था, ये याद रखना है तो अपने को समझ में आएगा। और इसके तहत ही कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की थी इसने। तो यहाँ से पढ़ के बता देता हूँ मैं, है ना। 1854 में वुड डिस्पैच को लागू किया गया। इसके अनुसार जिले में एंग्लो वर्निकुलर स्कूल खोले गए थे। प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज तथा लॉर्ड कैनिंग के समय, अभी लॉर्ड कैनिंग आगे आएगा, लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 में 3 प्रेसिडेंसियो कॉलेज यानी कलकत्ता, मद्रास और बंबई में एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे एवं साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निवेश नियुक्त किया गया था, यानी निर्देशक, है ना। साथ ही प्रदेश के एक शिक्षा निर्देशक, है ना, शिक्षा का निर्देश देने वाला निर्देशक नियुक्त किया गया था दोस्तों। तो ये हुआ था, समझ में आया, इसे ही बोलते हैं, ये याद रखना है, वुड डिस्पैच, है ना, वुड डिस्पैच, समझ में आ गया। ये नीति पत्र को लेकर भारत में मिश्रित प्रक्रिया मिली थी दोस्तों, कुछ लोग इसे अच्छा मानते थे और कुछ लोग इसका विरोध करते थे, है ना। तो बस इतना याद रखना है अपने को। ये वाला किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। ये वाला फैक्ट यहाँ तक के समझ में आ गया होगा आपको, जो मैंने बोल के बताया। नेक्स्ट बात करते हैं, डलहौजी को ही भारत में रेलवे का जनक माना जाता है दोस्तों। अगर पूछेगा फादर ऑफ इंडियन रेलवे कौन है, तो लॉर्ड डलहौजी। तो भारतीय रेल के जनक लॉर्ड डलहौजी को ही माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में बंबई से थाने 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई थी दोस्तों, याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो भारतीय रेल की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी दोस्तों, याद रखना है। ये पहली ट्रेन जो था ये कहाँ से कहाँ तक? बॉम्बे से थाने के बीच चली थी दोस्तों, है ना, 34 किलोमीटर बॉम्बे से थाने के बीच चली थी, 34 किलोमीटर, ये याद रखना है। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ही चली थी। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, सन 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था दोस्तों। कौन सा एक्ट पारित हुआ था? पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। तो भारत में डाक टिकटों का प्रचलन लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। भारत में पहली बार डाक टिकट 1 अक्टूबर की बात है, 1 अक्टूबर 1854 को जारी किया गया था। इस पर महारानी विक्टोरिया की तस्वीर थी, ये याद रखना है। और भारत में पहली बार चिट्ठी पर डाक टिकट लगाने की शुरुआत कब से होती है? तो वो इसी तारीख से हो गई थी, यानी 1852 से ही हो गई थी, लेकिन 1854 में अधिनियम के माध्यम से, कानून के माध्यम से बनाया गया था, है ना। तो ये याद रखना है बस। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा दोस्तों। पोस्ट ऑफिस एक्ट किसने पारित किया था? पूछेगा लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे 1854 में। और डाक टिकट का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने प्रारंभ किया था, ये याद रखना है। इसने प्रत्यक्ष रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी दोस्तों। सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिसे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट या PWD की स्थापना 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड डलहौजी ने की थी सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना दोस्तों। सार्वजनिक निर्माण विभाग सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माण के कार्य से जुड़ा हुआ था, जैसे कि सड़क, पुल, सीमा सड़क, फ्लाईओवर, स्टेडियम वगैरह वगैरह का निर्माण शामिल थे दोस्तों। तो लॉर्ड डलहौजी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, इसलिए क्योंकि उस समय सार्वजनिक कार्यों का निर्माण की जिम्मेदारी सेना की थी।
किसके थी? सेना की थी दोस्तों। सेना निर्माण करती थी हर चीज में, है ना, सेना की थी, लेकिन वहां नागरिक कार्य की अपेक्षा करती थी, वहां नागरिकों के कार्य की अपेक्षा करती थी। तो यह पता रहना चाहिए उस टाइम पे हर चीज का निर्माण विर्माण जो था वो सेना करती थी दोस्तों, सेना करती थी। अब सेना करती थी तो बहुत दिक्कत जाती थी, क्योंकि सेना कहां कहां काम करेगी। तो उसके बाद क्या होता है, इसने अलग से दोस्तों, अलग से ही एक और बनाया 1854 में, एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक निर्माण विभाग, यानी भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में की थी। लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में की थी। लॉर्ड डलहौजी ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना के पीछे उस समय सार्वजनिक कार्यों के लिए सेना जिम्मेदार थी, सेना करती थी, लेकिन उसके नागरिक कार्यों की अपेक्षा करते थे कि दूसरे करें, है ना, इसलिए उसने अलग से लोक निर्माण विभाग की स्थापना करी थी दोस्तों। और लॉर्ड डलहौजी ने ही भारत में कई आधुनिक सुधार लाए, जैसे कि रेलवे, टेलीग्राफ और डाक नेटवर्क। तो अपन ने तो पढ़े हैं इसको। अब बात करते हैं नेक्स्ट, है ना। इसी के समय 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की गई थी। बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की गई थी दोस्तों। तो उसको क्या बोल सकते हैं अपन? इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम शुरू किया था दोस्तों, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक के आसानी से संदेश भेजा जा सकता था, सूचना भेजी जा सकती थी। तो ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, कई बार आया है, टेलीग्राफ लाइन पहली बार कहां से कहां तक बिछाई गई थी? तो टेलीग्राफ लाइन पहली बार जो है वो कोलकाता से आगरा तक बिछाई गई थी। ये भी याद रखना है, कोलकाता से आगरा तक बिछाई गई थी। एक बार कौन सी तो परीक्षा में आया, ये एसएससी में पूछा था, मेंस में, है ना। तो पहली बार कहां से कहां तक के बिछाई गई थी? कोलकाता से आगरा के बीच पहली बार बिछाई गई थी, जिसको बोलेंगे अपन टेलीग्राफ लाइन पहली बार, है ना। तो लॉर्ड डलहौजी ने बिछाया था, ये याद रखना। 1853 में कलकत्ता से आगरा तक के पहली टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई थी, जिससे संदेश एक जगह से दूसरे जगह, उसके बाद फिर दूसरी जगह शुरू हो गया था दोस्तों, और दूसरी जगह शुरू हो गया था इधर मद्रास उधर, ऐसा करके इन्होंने पूरा जोड़ दिया था टेलीग्राफ सेवा को। तो एक झटके में संदेश यहां से वहां पहुंच जाता था, है ना। तो अब ज्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो ये ऐसी चीज दोस्तों, है ना, 800 मील तक की दूरी तय कर लेता था संदेश एक ही बार में, है ना। तो बस ये याद रखना है, ऐसा हुआ था दोस्तों। तो ये तो पूछा जाता है, ये याद रखना है ना, ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आगे देखते हैं और क्या है, इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था दोस्तों। तो इसने 1864 में शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया इसने, डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट घोषित ही कर दिया। तो 1864 में है ना, 1864 नहीं है, गलत बताया मैंने, ये सन गलत है। बाकी याद रखना है, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया? इसने ही बनाया दोस्तों, है ना। जबकि लॉर्ड लॉरेंस का नाम आता है, अभी आगे पढ़ेंगे। उसने जो है 1864 में डिक्लेयर ही कर दिया था पूरा, लेकिन इसने सबसे पहले बनाया था बोल रहा है ना, लेकिन उसने घोषित कर दिया था, इसने बनाया था, है ना। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था और घोषित करा था इसने, किसने? लॉर्ड लॉरेंस। अपन आगे पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद इसी के टाइम पे 1853 में चार्टर एक्ट आया दोस्तों। चार्टर एक्ट अधिनियम बोलते हैं जिसको, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक कानून था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को पुनर्जीवित किया गया था, है ना, पुनर्जीवित किया गया था। इसमें गवर्नर जनरल की परिषद में विधायिका और एक कार्यकारिका को अलग कर दिया गया था, कार्यकारिका को अलग कर दिया गया था। तो इसमें जो था, विधायिका को अलग कर दिया गया था, विधायिका और कार्यकारी को अलग यानी कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था कि विधायिका अपना विधायिका वाला कार्य करेगी और कार्यकारिणी अपना कार्यकारिणी वाला कार्य करेगी, है ना। तो इसमें जो है भारतीय विधान परिषद की स्थापना भी इसी एक्ट के थ्रू हुई थी। भारतीय विधान परिषद की स्थापना भी इसी एक्ट के थ्रू हुई थी, जिसे लघु संसद भी कहते हैं, किसको? भारतीय विधान परिषद को लघु संसद भी कहते थे। सिविल सेवा में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगी प्रणाली की शुरुआत भी इसी ने किया था दोस्तों। अभी पढ़ेंगे अपन, है ना, अभी पढ़ेंगे। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालन मंडल में कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार
वापस ले लिया गया और 1853 में ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई दोस्तों। प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई है ना, जिसके लिए उम्र 18 से 23 वर्ष रखी गई थी, तो जब परीक्षा का आयोजन कराना शुरू करा इन्होंने, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। तो हम बोल सकते हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की थी दोस्तों। अंग्रेजों के टाइम पे यूपीएससी की परीक्षा पास की थी। टैगोर ने वर्ष 1863 में सिविल सेवा परीक्षा पास की थी और सत्येंद्र नाथ टैगोर भारत के पहले आईसीएस अधिकारी बन गए थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, याद रखना है। उसके बाद 1922 में इलाहाबाद यानी भारत, इलाहाबाद और लंदन दोनों स्थानों पर एक साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा दोस्तों। तो इलाहाबाद और लंदन दोनों जगह एक साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा, अपने को ये पता होना है ना। दोनों जगह एक साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। कहाँ पे? 1922 में, है ना, यानी परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा 1922 में, है ना, ये याद रखना है। उसके बाद लास्ट फैक्ट देखिए इनसे रिलेटेड, डलहौजी ने नर बलि प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया था। तो अपन ने पढ़े थे दोस्तों, डलहौजी ने नर बलि प्रथा पर रोक नहीं लगाई थी, बल्कि लॉर्ड हार्डिंग ने नर बलि प्रथा पर रोक लगाई थी। अपन ने पढ़े थे कि नहीं? ये देखो लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे, हार्डिंग कहाँ गया? हार्डिंग, ये देखो इसने भी नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। तो बहुत सारे लोगों ने काम किए हैं, है ना। तो इसने भी रोक लगाने का प्रयास किया था दोस्तों, है ना। तो नरबलि प्रथा का मतलब वही था, किसी धार्मिक अनुष्ठान के तौर पर किसी इंसान का कत्ल करना या बलि देना। दुनिया भर में कई धार्मिक रस्मों में पशु बलि दी जाती है, वैसे ही यहाँ की कुछ संस्कृतियों में नरबलि की प्रथा थी। तो इसको उसने रोकने का प्रयास डलहौजी ने किया था, ये भी अपने को पता होना। तो समझ में आ गया, डलहौजी से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया हूँ, है ना। डलहौजी से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। भारत का गवर्नर जनरल रहा है ये, और इसने प्रशासन चलाने का तरीका साम्राज्यवाद से प्रेरित था दोस्तों। और सबसे यंगेस्ट नहीं था ये, हाँ। तो डलहौजी ने क्या क्या सुधारा? तो सामाजिक सुधार के क्षेत्र में कार्य किया। तो डलहौजी ने सामाजिक सुधार के क्षेत्र में कार्य किया, व्यावसायिक सुधार के क्षेत्र में कार्य किया, सिंचाई की व्यवस्था को सुधारा, सैनिक सुधारा, सार्वजनिक निर्माण कार्य किया, शिक्षा संबंधित सुधार किए, रेल, तार और डाकघर की स्थापना की, है ना। तो ये सब चीज इसके अंतर्गत था दोस्तों, है ना। इसी के टाइम पे पंजाब का विलय हुआ, है ना, और महाराजा दिलीप सिंह को पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया। अवध का विलय इसी के टाइम पे हुआ था, अपन ने पढ़े थे, है ना। लेफ्ट सिद्धांत के लिए जाना जाता है, मैंने बताया था अभी ये वाला, है ना। ये लेफ्ट सिद्धांत के लिए पहचाना जाता है ये। और इसने ओवर बर्मा की जीत की थी, बर्मा वाला एरिया भी जीता था, है क्या नहीं? बर्मा वाला एरिया भी जीता था, यहाँ पे भी पढ़े थे अपन ने। कहाँ गया ये? लोअर बर्मा, ये जीता था, है ना। ये सब कार्य इसने किए थे दोस्तों, है ना। तो ये सब कार्य इसने किए थे। तो इस लेक्चर में इतना ही लॉर्ड डलहौजी से, है ना, जो भी हो सके काम का इंपॉर्टेंट मैंने बताने की कोशिश किया, जिससे आपको थोड़ी सी आसानी जाए पढ़ने में, समझने में, और बाकी आपको तो पढ़ना ही है। धन्यवाद।